तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज से आपका मतलब हम पार्ट की तरफ अब चल रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट की तरफ जाने से पहले जो मुख्य ज़रूरी जो कंपोनेंट हैं हम उन पे ही बात करेंगे। बाद में ये आगे चल करके ये अलग अलग कई रूप में बदलते जाएगा। तो बदलते जाएगा लेकिन रहेगा वही चीज़, यानी जो काम करने का उसका तरीका है वो तो वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ इसकी बनावट बदल जाएगी। अलग अलग जगह पे जैसे उपयोग करते हैं तो उस हिसाब से इसका बदलाव नहीं, पार्ट में बदलाव करके रहेगा यही चीज़। जैसे ये है और ये फिक्स रेजिस्टेंस है, जितना इसका मान है वो फिक्स है। लेकिन अगर कहीं इस जगह ऐसे जगह पे लगेगा जहाँ पे इसका मान बदलने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे यह लगेगा यही चीज़, लेकिन उसे बोल देंगे कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये फिक्स रेजिस्टेंस है, वहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा, जो हम वैरी करा सकें, उसको घुमा करके एडजस्ट कर लेंगे। तो थोड़ा सा बदलाव रहेगा, ज़्यादा नहीं। काम करने का तरीका तो वही रहेगा। अब यहाँ पे पहले इस बैटरी को समझ लेते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में थोड़ा सा इसमें अभी चला ही था, तब तक टॉपिक थोड़ा चेंज हो गया था। चेंज होने का मतलब ये है कि होता है ऐसा, क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं है। एक तरफ से शुरू करेंगे तो दूसरे तरफ फ्लो होना ही होना है। जैसे यहाँ पे ये बैटरी है, ठीक है। तो इस बैटरी का अब हम बोलेंगे कि इसके अंदर चार्ज है, ठीक है। तो देखते हैं अब हम क्या चेक कर रहे हैं, इसका वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज चेक करने के लिए हम प्लस और माइनस पे लगाएंगे यहाँ पे। तो हमें ये दिखा रहा है कि 2.690 वोल्ट है ये डीसी, ठीक है। लेकिन ये अंतर कैसे हुआ, ये कैसे पता चला कि मतलब ये ऐसा है। हम अगर इसमें चेक करते हैं, इसमें ये लोखंड है ऐसे ही, तो क्या इसमें भी ऐसे बताएगा? नहीं बताएगा। रीज़न ये है, ये बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाएगी तो फिर इसमें कुछ भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्लस है, तो हम कुछ समझने के लिए यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। जब हम चार्ज करते हैं तो इसमें कुछ इस तरह से हो जाता है। जैसे समझने के लिए यहाँ पे माइनस माइनस है और ये प्लस प्लस, जबकि ऐसे नहीं होता है, पूरे लेयर में बना रहता है। इसके अंदर संरचना रहेगी तो अलग अलग लेयर में बना रहता है। लेकिन समझने के लिए अब होगा क्या कि ये दोनों आपस में यहाँ पे नहीं मिल सकते हैं, इस तरह से नहीं मिलेंगे। इनको बाहरी स्रोत एक जोड़ना होगा। जब हम इसे इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो इसमें से अब यहीं पे बात आती है कि इधर से करंट इधर फ्लो होता है या इधर से इधर आता है, यानी प्लस से माइनस की ओर होता है या माइनस से प्लस की ओर होता है। तो बहुत से वैज्ञानिक, कुछ लोग बताए कि इधर से करंट इधर फ्लो होता है, कुछ लोग बताए कि इधर से इधर फ्लो होता है। अपने को ये नहीं समझना है, अपने को ये देखना है कि कब इधर से और इधर से ये कहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, तो करंट चाहे इधर से फ्लो हो चाहे इधर से फ्लो हो, होगा क्या, दोनों बराबर हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने का मतलब ये माइनस इधर जाना चाहेगा, ये प्लस इनके साथ में मिल करके एकदम इक्वल होना चाहेगा। तो अगर इसमें निगेटिव आ जाता है और यहाँ भी निगेटिव आ जाता है, ये सब हट करके, तो ये जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो इसमें जो अंतर था विभव का अंतर, जो विद्युत धारा जो बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉनों का अंतर जो था यहाँ पे, वही तो इससे मल्टीमीटर के जरिए यानी वोल्ट मीटर से हम सिर्फ ये अंतर मापते हैं इसका,
इस सिरे से और इस सिरे के बीच में कितना अंतर है। जैसे यहाँ पे पानी भरा हुआ है और यहाँ भी पानी भरा हुआ है, दो टब हैं, एकदम बिल्कुल समान धरातल पे रखे हुए हैं इस तरह से, ठीक है। तो अगर इसमें भी बराबर पानी भरा हुआ है, इसमें भी बराबर पानी भरा हुआ है, तो ये दोनों बराबर हुए ना। लेकिन एक को कम कर दिया जाए, एक को ज़्यादा कर दिया जाए, तो इधर से इधर पानी बहना शुरू हो जाएगा, यानी जाने की कोशिश करेगा इधर जाके, जब तक ये बराबर ना हो जाए। सेम वही चीज़ यहाँ भी होता है। लेकिन अब यहाँ पे ये समझते हैं कि ये इसमें से फ्लो होगा तो कितना है, इसमें क्या मतलब सब में हो जाएगा, सभी चीज़ में हो जाएगा क्या? अगर जो सूखी लकड़ी लगाएंगे तो उसमें भी होगा? नहीं होगा। जैसे अगर हम लोखंड ले लिए हैं, लोखंड, तो इसमें कैसा होता है कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास पास में ऐसे रहते हैं, ठीक है, ऐसे, और इनका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर बराबर मात्रा में पड़े रहते हैं, ऐसे, ये मान लेते हैं ऐसे। तो होता क्या है, जब हम इसको इसमें जोड़ते हैं, ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, तो ये इसको जो है, ये जितना इसमें अंदर जाएगा उतना ही ये जंप करके एक दूसरे से जंप करते हैं, और ऐसे जंप करके फिर अगर हम ये बीच में से हटा देते हैं तो ऐसे जंप करके चला जाएगा, जबकि इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें जैसे है ये ऐसे ही रहेगा। क्यों? देखते हैं कितना भी इस तार के अंदर से हम करंट फ्लो कराते हैं, यानी यूज करते हैं, तो ये घसता भी नहीं है, ख़त्म भी नहीं होता है, यही चीज़ है। इसके इलेक्ट्रॉन जैसे ही हटते हैं उसके बदले दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यानी बस इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, चाहे इधर से इधर कहिए, चाहे इधर से इधर कहिए। तो ये चीज़ तो हो गया। लेकिन इसमें जो है यह भी तो होगा कि कितनी मात्रा में होगा। तो देखिए, इसके अंदर जब ये करंट फ्लो होगा, वही आई होता है, एम्पेयर जिसको हम बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा जाएगी उसको हम बोलेंगे कि एम्पेयर फ्लो हो रहा है, यानी एम्पेयर। और वोल्टेज इसके और इसके बीच में जो वोल्टेज जो होता है उसके अंतर को, तो ये यहाँ पे दो बात होगी। देखिए, वोल्टेज हमेशा जो है ना ऊपर से फ्लो करता है, यानी हम वोल्टेज को हमेशा दो बिंदुओं के बीच नापते हैं, दो सिरों के बीच नापते हैं। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पे एक नापेंगे और एक यहाँ पे नापेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो एक ही है ना, तो एक ही जगह पे ये तो है, यानी दो बिंदु पर ही नापेंगे हम। तो एक बिंदु हमारी ये बनती है जहाँ भी ज्वाइंट होता है, दूसरा ये वाली बिंदु है, तो हम यहाँ पे नापेंगे। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो होगा, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस अगर नहीं है। तो अब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोधक। जैसे कोई पानी है, इस नाली में फ्लो हो रहा है, बह रहा है, और इसमें हमने कोई रुकावट खड़ा कर दिया ऐसे, तो ये रुकावट पैदा कर रहा है, यही रेजिस्टेंस है। तो इसमें क्या है कि अब इसमें मोटे पतले अलग अलग रहेंगे, वाटेज समझेंगे जब कैलकुलेशन इसका करना शुरू करेंगे तब। तो इसमें क्या है कि रेजिस्टेंस सिर्फ करंट को रोकता है, वोल्टेज को नहीं रोकता है। ये आज समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने लगाया और वोल्टेज जो है नहीं, वोल्टेज कितना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फिर। देखिए, यदि ये हमारी बैटरी है, इसी बैटरी की हम बात करेंगे, ये हमारी बैटरी है और ये रेजिस्टेंस का सिंबल जो होता है, सिंबल जो फोटो या उसका सांकेतिक रूप, तो इस तरह से ऐसे। अब देखिए, अगर ये बैटरी 2 वोल्ट की थी तो हम यहाँ पे 2 वोल्ट लिख ही देते हैं, 2 वोल्ट, ठीक है। ये 2 वोल्ट की बैटरी है
अब हम कहें कि यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा इस जगह पे और इस जगह पे, तो इस जगह पे और इस जगह पे अगर हम वोल्टेज की बात करेंगे तो इस समय ये 2 वोल्ट है, तो ये 2 वोल्ट यहाँ भी रहेगा और इस जगह पे भी 2 वोल्ट रहेगा। हम यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ भी 2 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि ये तो 2 वोल्ट है, ये है, और यहाँ भी 2 वोल्ट ही मिलेगा। यह रेजिस्टेंस चाहे 10 के की हो और चाहे 100 के की हो, ठीक है, यह चाहे 10 के की आप लगाए हो और चाहे 100 के लगाए हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है। अब ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, उसको जो धक्का देने वाला है, जो वोल्टेज धक्का देगा, जैसे हम बात किए अभी कि इसके अंदर से जब हम इसमें करंट इधर से जोड़ेंगे और इस तरफ से ले जाने की कोशिश करेंगे, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन तेजी से जो भागता है वो वोल्टेज की वजह से भागता है, वो वोल्टेज की वजह से भागता है। इसका भी एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपको दूंगा हल करने के लिए, देखते हैं कि कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो थोड़ा लेवल उसका अलग रहेगा। चलिए ठीक है, अब तो आप आगे की बात है। पहले देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना तेजी से जंप करेगा, कितना फास्ट फ्लो होगा, वो जो होता है ना धक्का देने वाला वोल्टेज होता है, वो धक्का देता है उसको, और ये जो मात्रा है, ये मात्रा इसमें से बहती है, जो इलेक्ट्रॉन है वही फ्लो होते हैं। तो अब ये दिखा देता हूं मैं आपको। इस बैटरी में मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस को इसको यहाँ पे बांध देता हूँ, इस जगह पर मैंने इसे लगा दिया, और इसका वोल्टेज फिर चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज में इसके बदलाव नहीं होगा। देखिए वोल्टेज वही रहेगा, लेकिन यदि हम इसके बीच ये जो सर्किट है इसे हम अगर ऐसे क्लोज कर देते हैं, क्लोज बोले तो क्लोज सर्किट ऐसे, देखिए अब यहाँ पे मैं इसके साथ में जोड़ दिया, ये बजर है, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे तो अब बदलाव हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें से जो करंट फ्लो होने वाली है वो कम होगी। कैसे? जैसे यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपने जगह पे ऐसे ही पड़े हैं, और ये हमारी बैटरी है। प्लस माइनस कहीं भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, यह भी वही है जो ये हमने ऐसे जोड़ दिया। अगर जो ये ऐसे ही रहता, इस तरह से जुटा हुआ, एक संकेतिक कैसे मैंने जोड़ दिया, तो इसमें करंट बहुत तेजी से फ्लो होगा, जितना करंट इधर में होगा उतना इधर से आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर इसे हम पतला कर देते हैं ऐसे, ऐसे कर दिए, ये रेजिस्टेंस का काम होता है, तो यहाँ से अभी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस तरह से फ्लो होगा इसमें से, क्योंकि इधर भले आए लेकिन यहाँ से अब कम ही पास होगा। ये यही है, इधर से देखिए ये मोटा वायर यहाँ तक हो गया, मोटा बोले तो इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आसानी से इसमें फ्लो हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, इधर से भी फ्लो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रुकावट हो गई ये वाली, तो जब ये रुकावट हो गई तो अब इसमें से करंट धीरे धीरे पास होगा। लेकिन अगर इसे और फास्ट करना है तो हमें इसमें जो भी है इसको बढ़ाना होगा, तब जाकर के ये बढ़ेगा। उसको बढ़ा के भी देखेंगे। तो पहले
तो जो ये है ये आर होता है, यही रुकावट जो किया ये आर है, और इसमें जो वोल्टेज जो फ्लो होता है वो होता है भी, आर और भी, और इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो होता है ए, एम्पियर। एम्पियर ए या आई से भी इसको कहते हैं। वोल्टेज भी होता है, और आर जो है रेजिस्टेंस, इनमें एक संबंध होता है, ये संबंध हमेशा याद रखिए, और ये संबंध बहुत जरूरी है जानना। V बराबर आई गुणते आर, ठीक है, ये संबंध इसका आपको जानना है। अब अगर इसके यहीं पे लोग फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं समझ पाते हैं, और मैं ज़्यादातर देखा हूँ कि यहीं पे जाकर अटक जाते हैं। तो इसको समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, ये बहुत आसान है, कुछ है नहीं। V बराबर आई, आई ये है, ये कह सकते हैं या आई कहेंगे तब भी चलेगा, और आर रेजिस्टेंस है। तो एम्पेयर और रेजिस्टेंस को, जो एम्पेयर अगर आपको मालूम है और रेजिस्टेंस मालूम है तो वोल्टेज पता कर लेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज कितना है, ठीक है। इसका आगे कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिस्टर है तो हो सकता है कि वोल्टेज में ज़्यादा डिफरेंट ना पड़े, क्योंकि वो उस बेस पे रहता है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, तो अभी वोल्टेज कितना शो कर रहा है 1.6, और इसको मैं जब भी छोड़ा दूंगा तो इसका जितना फ्लो इसके अंदर वोल्टेज है वो पूरा का पूरा शो करने लगेगा। अभी देखिए, तो ये अभी यानी करंट इसके अंदर से जो फ्लो होने वाला है वो बहुत ही कम है। अब इसके बदले हम ये वाले एक इस रेजिस्टेंस को लगाते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें भी देखेंगे तो वोल्टेज फुल आएगा, चाहे वो कितना भी मान का हो। देखिए, और जैसे ही हम इसको कनेक्ट कर देंगे तब इस पे करंट जो है, करंट जब रुकने लगता है तो वोल्टेज भी साथ में कम होने लगेगा। अब देखते हैं इसका वोल्टेज कितना है, तो 1.75 वोल्ट रह गया। अब देखिए, तो यहाँ पे अब इसमें अगर जो आपको वोल्टेज, इसमें से दो चीज कोई भी अगर मालूम रहेगा तो हम तीसरे को आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि इसी फार्मूले से हमें वो सारा चीज, अभी वोल्टेज है तो वोल्टेज बराबर एम्पेयर गुणते रेजिस्टेंस हुआ। अगर जो हम कह दें कि रेजिस्टेंस निकालना है तो वोल्टेज बटे एम्पेयर कर देंगे, तो हम ये निकाल लेंगे रेजिस्टेंस। अगर आई को निकालना है तो आई बराबर V बटे आर। तो यहाँ पे हमें ये बस सारा खेल इसी पे है, ओम्स लॉ का ये नियम, इसी पे हमको चलना है, ठीक है, इसी पे हमको चलना है और इसी पे सारे चीज निकलेंगे। यानी इसके अंदर से जो करंट फ्लो, देखिए हमारे जो ये वायर होते हैं, क्योंकि इसका ही नहीं जानकारी रहती है तो बहुत से लोग आउटडोर को जब भी जाते हैं, आउटडोर इंडोर की जो सर्किट लगा देते हैं, तो जैसे ही एम्पेयर वहाँ पे लेता है तो इंडोर की सर्किट बंद हो जाती है, वहाँ पे यही फेलियर होता है। और इसमें जो है एक चीज़ और होता है कि अगर हम कहें कि इसके अंदर कितने पावर, वो भी जानना ज़रूरी है। जो पावर होता है वाट जिसे हम बोलते हैं, इसे आप समझ लीजिए कि हम वाट इसे बोलते हैं ना, वाट। तो P, चाहे पावर बोलिए चाहे वाट बोलिए, तो P पावर, पावर को P भी लिखते हैं और वाट को भी मतलब इसी में कर लेते हैं। तो पावर बोलिए चाहे वाट बोलिए, जो दोनों का रहता है। तो वोल्टेज
गुणते एम्पेयर या आई बराबर पावर ही होता है। तो इसका इस्तेमाल जब हम कहीं जाते हैं तो कैसे बोलते हैं, आप लोग जाते होंगे तो देखते हैं ना कि बोलते हैं कि 10 एम्पेयर पे हमारा कंप्रेसर चल रहा है। कितना? 10 एम्पेयर पे। ठीक है, 10 एम्पेयर पे चल रहा है। तो 10 एम्पेयर पे उस समय चल रहा है तो एम्पेयर तो आपने क्लैंप मीटर पे नाप लिया, उसी समय आपको वोल्टेज भी नापना है। तो वोल्टेज और एम्पेयर में क्या अंतर है? एम्पेयर जो होता है इसके अंदर से फ्लो होगा, एम्पेयर इसके अंदर से फ्लो होता है, और वोल्टेज जो होता है जैसे ये है ये, ठीक है, ये है दो वायर आपको, मतलब ये प्लस का है ये माइनस का है। तो जब भी ये दोनों जहां भी जुटेंगी, जिस जगह पे कोई भी चीज चल रहा है, कोई भी आइटम, अगर मान लेते हैं कि ये हमारा कोई डिवाइस है तो ऐसे हम लगा दिए इस तरह से, तो इसके अंदर ऐसे फ्लो होगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो वोल्टेज है, ये तो वोल्टेज वही है जो हमारा मशीन से या सिस्टम से आ रहा है, ठीक है। तो ये तो बराबर है कि वही वोल्टेज है, लेकिन इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो कैसे पता चलेगा? तो हम यहाँ पे लगाते हैं इस तरह से क्लैंप मीटर। तो क्लैंप मीटर कैसे काम करता है? आपको याद होगा पिछली वीडियो में कि ट्रांसफार्मर जो होता है, वो ट्रांसफार्मर यहाँ पे देख लेते हैं। जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें चुंबकीय, अभी ये याद होगा आपको। देखिए इस तरह से अगर कोई कोर है और इसके अंदर ऐसे हमने वायर लगा दिया है, और इसमें अगर चुंबकीय बदलाव होता है इसमें, तो इसमें वोल्टेज बनेंगे। ये तो बताया ही था कि इसमें अगर जो चुंबकीय बदलाव करेंगे, इसमें अगर चुंबक का फ्लक्चुएशन करेंगे, बदलाव करेंगे, तो इसमें आएगा। या ये भी है कि एक में ऐसे है, अगर हम इसमें वोल्टेज देते हैं, इसमें एक बार प्लस यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे माइनस देते हैं, तो इसमें भी बदलाव होगा, जो चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। और जब इसको बदल करके, ध्रुव बदल करके फिर वापस देंगे तो फिर इसमें बदलाव होगा, तो वोल्टेज बनेगा। सेम चीज क्लैंप मीटर में क्या होता है कि आपका इस तरह से ये जो होती है, ये लोखंड की इस तरह से पट्टी होती है, राइट। और देखना है आप, इसमें एक इस तरह से ट्रांसफार्मर होता है, और उसमें ऐसे वायर लपेट करके इसमें से निकल करके ये सर्किट को चली जाती है। हमारा जो मेन वायर होता है, हम इसमें से वायर डालते हैं, ठीक है, ऐसे वायर डाल देते हैं इसके अंदर से। और तो जब हम वायर इसमें से डाल करके जब चेक करते हैं तो हमारा मीटर में यहाँ पे शो करता है एम्पेयर जो आता है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें वायर में बनेगी ना, कभी इस तरफ फ्लो होगा, कभी इस तरफ फ्लो होगा, और इस पे लोड बन रहा है। तो उसी लोड, अभी आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे हमने 2 चक्कर किया है या 3 चक्कर किया है, हम एक ही चक्कर कर देते हैं कि ऐसे लिए और ऐसे निकाल दिए। तो जब इस पे लोड बनेगा, इस पे भी बदलाव हो रहा है ना, आप ध्यान दीजिए, प्लस माइनस और माइनस प्लस, इस पे भी तो हो रहा है ना, इसी वायर पे, जो हमारा जो मेन वायर कंप्रेसर को जाता है इस पे, तो प्लस माइनस तो इस पे फ्लक्चुएट होगा। वही चीज यहाँ पे रीड होती है सीटी के जरिए, और वही आती है सर्किट में, जो कि सर्किट उसको डिस्प्ले करा देती है कि कितना एम्पेयर हो रहा है। लेकिन अब हमको वोल्टेज जब भी चेक करना होगा, तो वोल्टेज के लिए देखिए, एम्पेयर तो आपने बता दिया कि 10 एम्पेयर करंट ले रहा है। यहाँ पे तो आपका डिस्प्ले में दिख जाएगा, लेकिन करंट जो है ये तो आसानी से क्लैंप मीटर में आ गया। वोल्ट मीटर को हमें दोनों पॉइंटों पे चेक करना होगा। जैसे ये हमारा न्यूट्रल और फेस हुआ, मान लेते हैं कि एन है, ये लाइन है। क्लैंप मीटर से तो हमने इसकी रीडिंग निकाल लिया एम्पेयर मीटर का, लेकिन वोल्ट मीटर अगर हमें वोल्टेज निकालना होगा, तो मान लेते हैं कि 10 एम्पेयर है, और जब हमने दूसरा यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज चेक किया,
तो हमें 220 वोल्ट मिले। तो 220 गुणते 10, यहाँ पे अगर हम कहें कि कितना एम्पेयर ले रहा है, यानी कितने वाट का ये हमारी मशीन है, तो वो मशीन को पता करने के लिए, या वो आउटडोर कितना वाट ले रहा है, तो वो पता करने के लिए आपको यही करना होगा, एम्पेयर यानी वोल्टेज गुणते एम्पेयर को जब भी गुणा कर देंगे तो वाट निकल के आ जाएगा। तो 10 गुणते ये कर देंगे तो लगभग कितना हो गया, 2200 होगा ना, यानी 2200 वाट ये हो जाएगी खपत मशीन की। लेकिन अब कितना, अब इस बैटरी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि 3.7 वोल्ट और 2000 mAh इसके ऊपर लिखा है। कहने का मतलब है, ये भी समझ लीजिए कि 2000 mAh, तो एक एम्पेयर में, एक एम्पेयर बराबर 1000 मिली एम्पेयर। तो इसमें 2000 मिली एम्पेयर दिया है, तो हमें कहेंगे कि ये 2 एम्पेयर ये AH लिखा है, तो आवर मतलब 1 घंटे तक ये बताया है कि हाँ, इसमें से 2000 mAh 1 घंटे तक आप आसानी से 1 घंटा तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर इसका पावर है। यहाँ पे देखिए कि अगर जो कभी कभी ऐसा होता है ना साइट पे, इसे तो याद रखिए, अभी इसको आगे आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब लंबा वायर रहेगा, जब हम मशीन में, जैसे हमने आप लोग को ये आइडिया होगा कि ये वायर पे जो कंप्रेसर जो मशीन के लिए गया है वायर, यानी जो इंडोर से और मेन बोर्ड तक जो वायर है, अगर पतला आपने लगा दिया है तो होगा क्या कि जब तक एम्पेयर नहीं, इस पे लोड नहीं है, यानी सीपी आउट नहीं है, तो उस समय 220 वोल्ट ये रहेगा। 220 वोल्ट एसी आपको आसानी से इस जगह पे, ये जो पीसीबी हमारी है, यहाँ पे तो मिलेगी 220 वोल्ट, यहाँ पे मिलेगी। अगर ये पतला तार है तो यहाँ पे मिलेगी, लेकिन जैसे ही यहाँ से इस पे लोड बना 10 एम्पेयर का, यदि यहाँ पे 10 एम्पेयर का लोड कनेक्ट हुआ इस तरह से, तो ये क्या होगा कि ये एक आर जनरेट हो जाएगी, इसके अंदर रेजिस्टेंस बनेगा, वोल्टेज जो है इसके अंदर ड्रॉप होने लगते हैं, और ये 220 वोल्ट नहीं रहेगा उस समय। ये आप चेक करिएगा, कितना भी स्टैंडर्ड वायर रहे तो उसमें ड्रॉप होता है, 10 वोल्ट 15 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा जब कंप्रेसर चलने लगेगा तब, नहीं तो 20 25 वोल्ट ड्रॉप होता है। तो ये जब भी चलेगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है। तो फिर हम यहाँ पे फिर वापस चेक करेंगे। एम्पेयर तो आप चेक ही कर रहे हैं ना, यहाँ पे 10 एम्पेयर, तो 10 एम्पेयर नहीं उस समय, अगर जो ये पतला वायर हो गया तो 10 एम्पेयर तक नहीं जा पाएगा, उससे पहले ही आपका वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा। यानी 10 एम्पेयर 220 वोल्ट है, तब तो ये हम कहेंगे कि इतना वाट है। लेकिन अगर ये पतला वायर हो जाएगा तो ये एम्पेयर इतना नहीं ले पाएगा, ये 9 एम्पेयर 8 एम्पेयर ही करेगा। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज जब भी आप चेक करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज तो 220 रहेगा, क्योंकि जो मेन घर की जो सप्लाई आती है वो हमारा ये जो वोल्ट जो हमारा ये रीडिंग मीटर होता है, उसकी कैपेसिटी हो 60 एम्पेयर तक की रहती है। तो 60 एम्पेयर तो वहाँ से हमको देगा। लेकिन जब हम यहाँ से अगर पतले वायर लगा देंगे तो यहाँ पे 220 वोल्ट तो रहेंगे, लेकिन यहाँ पे 220 वोल्ट नहीं रहेंगे। यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो
क्योंकि जब एम्पेयर बढ़ेगा तो वोल्टेज घटना शुरू होगा, क्योंकि इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रही थी वो स्लोली होगी और यहाँ पे वोल्टेज जो है कम हो जाएगा। तो 220 के बजाय 180 वोल्टेज भी हो सकते हैं। और यहीं पे होता है कि पतला वायर जब भी रहता है तो लोड जब भी पड़ता है तो सर्किट तुरंत बंद हो जाती है, 180 पे नहीं हो पाती है, और जिसमें ट्रांसफार्मर होता है उसकी ये समस्या ज़्यादा होती है। तो ये तो यहाँ पे है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं रजिस्टेंस। रजिस्टेंस को समझ गए कि यहाँ पे ये है, और रजिस्टेंस यदि टूटा हुआ है इस तरह से तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसमें हमने एक रजिस्टेंस और जोड़ते हैं इस तरह से, एक रजिस्टेंस और जोड़ते हैं। अब इसको हम ऐसे जोड़ देंगे यहाँ पे, और इस वोल्टेज को हम कर देते हैं कि 5 वोल्ट है। अब यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा। अगर हम यहाँ से यहाँ पे चेक करेंगे, इस जगह से इस जगह पे, तो वोल्टेज हमारा कितना होगा। क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस में करंट जब फ्लो कम होगा तो वोल्टेज भी उसी, क्योंकि वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों साथ साथ में चलने वाले हैं। लेकिन यह भी है कि अगर जो जैसे जैसे वोल्टेज कम होगा वैसे वैसे इनका मतलब एक दूसरे का जो संबंध है उसमें अंतर आने लगता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट यहाँ तो मिलेंगे, यहाँ से यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कितने वोल्टेज मिलेंगे अगर हम यहाँ से और यहाँ पे चेक करेंगे तो कितने मिलेंगे। एक समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही अगर मान लेते हैं कि यदि यहाँ से और यहाँ पे वोल्टेज हम चेक किए तो हमको यहाँ पे अगर 3 वोल्ट मिलता है, मान लेते हैं कुछ समय के लिए, मानने में कुछ जाता नहीं है, यहाँ से यहाँ पे अगर हम 3 वोल्ट हमको अगर यहाँ से यहाँ पे मिलता है तो हम जब यहाँ से और यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें यहाँ से यहाँ पे 2 वोल्ट मिलेंगे, इस जगह से इस जगह पे चेक करेंगे तो, क्योंकि ये प्लस पॉइंट है ये माइनस पॉइंट है, तो मैंने माइनस से बोला। माइनस से जब भी हम चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर हमें 3 वोल्ट मिलते हैं तो प्लस की ओर से जब भी चेक करेंगे तो हमें 5 वोल्ट 2 वोल्ट मिलेंगे, और दोनों जोड़ने के बाद वही वोल्टेज बनेंगे जो हमारा मेन वोल्टेज है। ठीक है, ये बहुत समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं समझ पाते आगे चल के आएगा ट्रांजिस्टर में। जब भी हम देखेंगे कि हमें बेस पे निगेटिव चेक करना है, पॉजिटिव चेक करना है, तो उस समय ये ध्यान रखिए कभी भी अगर निगेटिव से हमें 3 वोल्ट मिलता है तो पॉजिटिव से वही चीज़ पे हमें चेक करेंगे तो हमें 2 वोल्ट मिलेंगे, यानी जितना वोल्टेज मिल चुका है उसका मेन वोल्ट से माइनस करेंगे तो उतना हमें मिलना चाहिए अगर किसी सर्किट में है तो। अब ये रहेगा कितना, यहाँ पे वोल्टेज बना कितना, तो यहाँ पे आप समझिए। अब हम बैटरी नहीं बनाएंगे, सिर्फ वोल्टेज लिखेंगे और उसके बारे में समझते हैं कि ये कैलकुलेशन समझ लेते हैं। फिर इसका जो कलर कोड होता है, ये कलर कोड, इसको कैसे जानेंगे कि ये कितने मान का रेजिस्टेंस है, ठीक है, कितने मान का है, कितने वाट का है और कितने वाट का यहाँ पे लगना चाहिए, तो वो समझेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी इसको समझते हैं कि कितना वोल्टेज कैसे होगा। अभी मैंने 10 के लिख दिया, 100 के लिख दिया, तो ये समझ लेते हैं सबसे कम जो मान होता है इसका, ये एक ओम्स मतलब 1 आर हम बोलते हैं, 1 आर बोलते हैं या ओम बोलते हैं इसको, ठीक है, ओम्स। तो ओम्स का ऐसे कर देते हैं, ओम्स या आर में। अब रह गई बात कि ये किलो में आता है, तो किलो में वही 1000, अगर यही हो गया 1 के बराबर, तो 1000 आर बराबर वो 1 किलो, वही है, ठीक है। 1 ओम्स यहाँ पे 1000 है तो उसको हम किलो में बदल लिया। ये तो अभी चल ही रहा है ना कि अगर हमको बोलना होता है कि 1000 तो 1 के बोल देते हैं, अगर 10,000 की बात है तो बोल देते हैं 10 के। अभी ये प्रचलन है ना कि कितने सब्सक्राइबर हैं तो कोई बताता है कि 1 के, 10 के, मिलियन।
यही है सब। तो ये सबसे छोटी इकाई जो होता है आर में हम इसको देखते हैं, तो आर ओम्स बोलते हैं। अब इसका संबंध यहाँ पे वोल्टेज होगा कितना, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी इसका सीरीज आएगा, समानांतर आएगा, दोनों चीजें यहाँ पे आएगा। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस कैपेसिटर, इसको रेजिस्टेंस का थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है, इसको ख़त्म कर लेंगे तो आगे की तरफ भी बढ़ेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंसों का जोड़ और वो समझते हैं, लेकिन एक कैसे काम करता है वो समझ लेते हैं। अगर एक रेजिस्टेंस इस तरह से है, मान लेते हैं कि 10 के का है, और एक रेजिस्टेंस और ले लेते हैं, ये भी 10 के का है। अगर दोनों को इस तरह से जोड़ देते हैं, दोनों को इस तरह से, तो ये समानांतर हो गया कि ये समान, ठीक है, ये समानांतर हो गया, जिसे अंग्रेजी में पैरेलल बोलते हैं। और अगर यही रेजिस्टेंस इस तरह से लग जाता है, इस तरह से, ये भी 10 के का है और ये भी 10 के का है, यहाँ पे जॉइंट है, ठीक है। मैं हिंदी जानता हूँ तो और ये हो गया आपका श्रेणी क्रम, ठीक है, श्रेणी क्रम यानी सीरीज में, ये सीरीज हुआ, ये समानांतर हुआ। समानांतर में जब भी रेजिस्टेंस जुड़ते हैं, दोनों रेजिस्टेंस जब आपस में जुड़ते हैं, इसमें और इसमें अंतर क्या होता है, तो देखिए सीरीज में अगर है तो 10 के और 10 के, सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस हैं, अगर ये सीरीज में जुड़ते हैं, सीरीज में रखे जाते हैं, तो इनका मान बढ़ते जाएगा। 10 तो 10 प्लस 10 बराबर 20 के। एक इसका अगर फार्मूला देखेंगे तो ये सीधे सीधे होता है R बराबर, R का मतलब ये हुआ कि ये अगर हम इसे R1 मान लेते हैं और इसे हम R2 मानते हैं, ठीक है, R1 R2, और आगे और है मान लेते हैं R3 प्लस R4, जो भी है, तो R1 R2 R3 R4। अब इसी हिसाब से यहाँ पे होगा कि R1, तो यहाँ से लेकर के ये मान लेते हैं कि यहाँ तक जो R है इसके बराबर क्या होगा, तो ये जितने भी हैं 1 2 3 4 जितने भी रहेंगे, इनको क्या कहेंगे, R1 बराबर R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जो भी है, सबको जोड़ देंगे, वही आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सीरीज का ये है, समानांतर का हम थोड़ा, मैं वीडियो को क्लोज करूँगा। रीज़न है कि ज़्यादा लंबी हो जाती है तो वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम खड़ी करने लगती है।